तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर नंबर 15 है और कोशिश करेंगे कि आज चैप्टर आपका एंड हो जाए। आज का आखिरी टॉपिक है आपका पोटेंशियोमीटर। हम लोग ने मीटर ब्रिज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। मेजरमेंट के ऊपर हम लोग ने क्वेश्चंस किए थे, मीटर ब्रिज का उसमें एक क्वेश्चन था, पर आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको ये होमवर्क मिला था कि यहाँ पर एक फिगर है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो कह रहे हैं इसमें से इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये कंडीशंस हैं। इस कंडीशंस के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन को पढ़ते हैं जरा। क्या है पहली कंडीशन, पढ़ के बताइए। लिखा हुआ है कि P को अगर स्लाइटली इंक्रीज करें, क्या कह रहे हैं, अगर P को स्लाइटली इंक्रीज करें तो P कहाँ है भाई, ये रहा P आपका। कलर चेंज करते हैं, ये रहा P, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ P विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। आपको भी पता है कि सर अगर बैलेंस कंडीशन की बात होगी तो ये जो A टर्मिनल एंड C टर्मिनल के बीच में ही करंट फ्लो करेगा। और क्या बात होती है कि जो ये सर करंट जब 0 होगा, तब जब ये सारे आपके क्या हो जाएंगे बताइए, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S वाली कंडीशन, या फिर बैलेंस कंडीशन को कहते हैं, जहां पर आपके पड़ोसी एडजेसेंट जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या मैंने सही लिखा कि ऐसा कौन आ होगा? हाँ, किसी को याद है? फटाफट अगर डिवीजन करना है तो व्हीटस्टोन वाला फिगर देखो, उसमें जाके हाँ, यहाँ पर P होता था, ये Q होता था, और फिर यहाँ पर R होता था, और यहाँ पर ऐसा कुछ होता था ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, S अपॉन R होगा कि R अपॉन S होगा? S अपॉन R होगा। यही तो, इसीलिए रटना नहीं है, ठीक है, चीजों को समझना है, ठीक है। इस तरीके से था। अगर रिवीजन करना है वापस से देख लो फटाफट, गलती नहीं करनी है बस, ठीक है। ठीक, क्लियर हुआ? देखो मैंने कहा ना पड़ोसी P एंड Q साथ में और R एंड S पड़ोसी है ना, तो एडजेसेंट वाले रेजिस्टेंस का रेशियो। तो यहाँ पर ये इस फिगर को उसमें उल्टा कर दिया और जानबूझकर S का नाम इधर रख दिया और R का नाम उधर रख दिया। बैलेंस कंडीशन होगी तो S अपॉन R होगा, ठीक है। R अपॉन S रट के जाएंगे और क्वेश्चन गलत करके आएंगे, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। बहरहाल अभी हमें बैलेंस कंडीशन की जरूरत नहीं है, अभी हम कुछ और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ और करना है। ये मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा था व्हीटस्टोन ब्रिज का। चलो अब सीखते हैं। यहाँ कह रहे हैं P की मतलब रेजिस्टेंस ऑफ P विल बी इंक्रीज, ठीक। कह रहे हैं द करंट इन द गैल्वेनोमीटर, तब कह रहे हैं जब अगर ऐसा करेंगे तो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जो करंट है वो फ्लो करेगा C से A की तरफ। कहां से, यहां से, मतलब C से A की तरफ। एक मिनट, ऐसा कोई कलर लेते हैं जो हर जगह काम करे, व्हाइट कलर, ठीक है। बहुत लाइट हो जा रहा है। चलो, ये डायरेक्शन ऑफ करंट ये कह रहे हैं। जरा मुझे बताओ, अगर P की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इस ब्रांच में करंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? सर A to C होगा, C to A नहीं होगा। ऐसा क्यों? सर क्योंकि एक सीधी सीधी लॉजिक मैंने सिखाई थी, पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से ही आपका करंट फ्लो करता है। अगर VA बड़ा है VC से तो करंट आपका A से C की तरफ आएगा। अगर VC बड़ा है VA से तो क्या होगा, करंट आपका C to A जाएगा। अब बस यहाँ खेल ये है कि आपको ये देखना है कि क्या P की वैल्यू बढ़ाने से C पर पोटेंशियल बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अब अगर ये बढ़ रहा है तो C to A हो जाएगा, और अगर घट रहा है तो A to C हो जाएगा। इस केस में आपके हिसाब से क्या होगा? सर घट रहा है, A to C है। घटने का क्या है लॉजिक तुम्हारा? ठीक है, सही बता रही हो, बट एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। सर मतलब जो आपने अभी बताया कि अगर मतलब P घटेगा तो A to C होगा। ठीक है, एक सिंपल सा बात है कि सर जब हम इधर से करंट फ्लो करा रहे हैं तो यहाँ पर करंट देखिए, अब रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो करंट की वैल्यू घटने लगेगी, करंट की वैल्यू घटने लगेगी, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि ये तो बात ही गलत हो गई, है ना। C to A, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए।
इफ P is slightly increased, क्या कह रहे हैं? If P is slightly increased, the current in the galvanometer flows from, A to C. क्या ये बात सही है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ओके, ये मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन आपको किया, ठीक है, क्योंकि अभी ये जो समझाया इसके हिसाब से लॉजिक बैठ रहा है, V is greater than VC, so current will flow from A to C, तो ये वाले पॉइंट को मिटा दूंगा मैं, है ना। चलो नेक्स्ट, तो मतलब यहाँ पर ऑप्शंस भी देखो, मतलब मोर देन वन करेक्ट है ये वाला क्वेश्चन, मोर देन वन करेक्ट है, तभी यहाँ ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं, ए और बी दोनों सही, बी और सी दोनों सही, सी और डी दोनों सही, और ठीक है, तो इसका मतलब एक तो मिल गया और एक मिल गया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों पॉसिबिलिटी है, इसकी तो बात ही नहीं करनी है उसने। BC करेक्ट है। सी की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, BC करेक्ट। अब Q की वैल्यू करें, Q की वैल्यू अगर हम D वाला पढ़ रहे हैं, स्लाइडली इंक्रीज करते हैं, तो करंट इन द गैल्वेनोमीटर फ्लोज फ्रॉम A टू C। अब कह रहे हैं Q की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, A टू C जाएगा। सर A to C जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए ये C नहीं to हो A जाएगा। हाँ? C to A होना चाहिए, C to A ये जाएगा। गलत है पॉइंट। तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या है? कह रहे हैं Q की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे, Q की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो कह रहे हैं कि जो करंट है वो फ्लो करेगा A से C, मतलब पोटेंशियल एट C वो डिक्रीज होगा। क्या ये सही कह रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, तुम ये तो बता दिया, अभी तो हमने यहाँ दिखाया कि भाई ये तो इंक्रीज करने से पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर तुमने कैसे जान दिया कि ये पोटेंशियल आपका इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि C का पोटेंशियल इंक्रीज होगा अगर Q की वैल्यू आप बढ़ाओगे, लेकिन क्या लॉजिक है ये भी तो बताना पड़ेगा। इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज होगा, हाँ हाँ Q का potential। इंक्रीज होगा तभी तो C टू A फ्लो करेगा बेटा, हाँ हाँ हाँ। तभी तो B C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, ऐसे ही ना कि रट गए। तो ये तो समझ में आ गया कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेकिन एक्सप्लेन करो तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए हाँ बोलो। P by Q का रेशियो जब Q डिनोमिनेटर में रहेगा, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर की में रहेगा नहीं हैं? हमने पूछा कि ये सी ऑप्शन, ये आपका जो दूसरे दोनों ऑप्शन है, कह रहे हैं Q की वैल्यू में रेजिस्टेंस ऑफ Q अगर इंक्रीज करते हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्या C टू A फ्लो करेगा या A टू C फ्लो करेगा? मतलब रेजिस्टेंस है ये ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, तो पोटेंशियल भी कम होगा। तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ इनकमिंग करंट है, यहाँ से आउटगोइंग करंट है ना। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, आप पोटेंशियल देखोगे ना, तो आउटगोइंग करंट का, अब हमने P को नहीं छेड़ा, हमने Q को छेड़ा। इनकमिंग में तो करंट आ रहा है, अच्छा पोटेंशियल कैसे आएगा, इस पॉइंट पर है ना, और इस पॉइंट पर। ये ब्रांचेस कैसी हैं आपकी, सीरीज है या पैरेलल है? सीरीज है, P और Q सीरीज में। सीरीज में, P और Q सीरीज में। कैसे, ये गैल्वेनोमीटर तो अभी लगा हुआ है ना भैया, सीरीज में कैसे हो जाएंगे? ये दोनों सेम पोटेंशियल थोड़े ना है, ये ब्रांच है गैल्वेनोमीटर का, रेजिस्टेंस भी तो होगा, सर्किट ये भी तो चल रही है, तो आपकी पहली सर्किट और दूसरी सर्किट लेके चलोगे ना, कुछ भी। सर उसमें लिखा है बैलेंस, कहाँ बैलेंस है? सर 1/10/100 करेंगे 5। कहाँ बैलेंस लिखा, पहले तुम ये बताओ कहाँ लिखा है? जब बैलेंस होगा, जब यहाँ हम चेंज कर रहे हैं ना, अभी बैलेंस हुआ कहाँ, अभी तो करंट फ्लो करवा रहे हैं ना, बैलेंस है, लेकिन जब हम चेंज कर देंगे वैल्यू ऑफ Q की तो कैसे हो जाएगा? तो थोड़ा केवीएल केसीएल पढ़ लेना जाके, है ना, तो आपको लूप का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखने लगेगा, जिसके अंदर पोटेंशियल दिखेगा। तो याद रखिएगा, जब यहाँ पर देखिए इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर Q की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एट C क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से अगर मैं R की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो A का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, इधर करूंगा तो S का करूंगा तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब P का कर रहे थे तो C पे क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था, इसका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी अब, C टू A। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, B और C, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ये है इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट।
Consider a part of a meter bridge experiment as shown in figure when resistance in the two gaps are R1 and R2, then balancing length from end A is 30 सेंटीमीटर। तो तुम्हें क्या दे दिया, L की वैल्यू दे दिया, तो 100 माइनस L तुम निकाल सकते हो, दैट इज 70 सेंटीमीटर, है ना। आगे क्या करें, नाउ 10 ओम, यहाँ W लिखा हुआ, पूरी पीपीटी में गलती है ये, 10 ओम रेजिस्टेंस आर एडेड इन बोथ गैप्स। तो कह रहे हैं दोनों में हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, ठीक है। देन बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 40 सेंटीमीटर। अब आपकी जो नई L आ गई, क्या हो गई, वो 40 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं रेशियो निकालो R1 और R2 का, वैल्यूज बताओ R1 R2 की, और वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड R1 सो दैट द बैलेंसिंग पॉइंट इज एट मिड पॉइंट। मतलब L की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि आपको वैल्यू बतानी है R1 की, सच दैट आपका बैलेंसिंग पॉइंट मतलब जॉकी कहां जाके रुके, 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ए की तरफ से देखा जाता है हमेशा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ट्राई करो, क्वेश्चन फटाफट करो, आंसर बताना है आपको। सोनाली एंड अनाइसा, कैसे कैसे किया, सर R1 इज इक्वल टू 30/70, फिर 3/7 आ जाएगा रेशियो। ठीक है, सही है। चलो बाकी लोगों को कर लेंगे। ये तो एक लाइन का आंसर था, इसने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया पता है, ऐसे नहीं हीरो बन रहा है, वैसे अभी टीस्टोन पढ़ लिया है ना, P अपॉन Q इज इक्वल टू, ठीक है भाई साहब, ये हो गया इनका P Q, और तुम इसको R बोल लो, इसको S बोल लो, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो गया R, और ये क्या हो गया S। ये कौन सा होता है, ये 100 माइनस L, और ये हो गया तुम्हारा L, ठीक है। तो पहले केस में R1 अपॉन R2, जब बैलेंस कंडीशन कितनी है, पहले केस में क्या निकालोगे, सबसे पहले जो पहला पार्ट है यहाँ तक, अभी मैं यहीं तक सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ तक के लिए तो एक लाइन का आंसर आ गया। बैलेंस कंडीशन पहले से बता रहे हैं, तो इसका मतलब R1 अपॉन R2 अगर करोगे तो क्या है भाई बताओ, तो कितना हो जाएगा, 30/70, ठीक है। देखिए P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, R की वैल्यू कितनी है 30, और 100 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 70, ये आ गया 3/7। बाद में जब ये चेंज आएगा तो रेशियो की वैल्यू क्या आएगी भाई बताओ, 40/60। अरे यार B के केस में जब हमने चेंज कर दिया, 10 ओम का रेजिस्टेंस ऐड किया है किसमें, R1 और R2 में, तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत आसान है सर, R1 प्लस 10 अपॉन R2 प्लस 10 इज इक्वल टू 40/60, दैट इज इक्वल टू 4/6। कितना आएगा आंसर, 2/3। R1 R2 की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, R1 की वैल्यू सॉल्व नहीं करना जानते हो यार, ये हो जाएगा 2/3। देखो R1 प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू R2 प्लस 10 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और डिवीजन में क्या है ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बन जाएगा ये 3R1 प्लस 30, वर्बली कर लोगे तुम इसको, 3R1 प्लस 30 इज इक्वल टू 2R2 प्लस 20। अब इधर 30 है, 20 को धर लाओ, 30 माइनस 20 10 बचा, अब इस 10 को चाहे उधर भेज दो, ठीक। और फिर यहाँ पर 2R1 है या 3R1 है, इसको एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके R1 अपॉन R2 के फॉर्म में कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। और R1 R2 की वैल्यू पता ही है, यहीं से उठा के डाल देना, R1 इज इक्वल टू 3/7 ऑफ R2 उठा के पुट कर दो, एक एक करके वैल्यू मिल जाएगी। R1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 ओम, और R2 की 14 ओम, ठीक है, सही आंसर है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 ओम, और R2 की वैल्यू 14। किसी को अभी भी ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ये मेरा फाइनल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसको जो सॉल्व करके वैल्यू नहीं निकाल पा रहा है वो मुझसे पूछ लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ फाइनल आंसर फॉर बी, ये मैंने बी के लिए किया, तो बी में R1 की वैल्यू आई 6 ओम और R2 की वैल्यू आई 14 ओम, ठीक, ये मेरा फाइनल आंसर है। सी वाला करो, सी वाला तो आपको करके दिखाना है, ठीक है। तृप्ति आंसर बताइए, ऑनलाइन कोई आंसर नहीं बता रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या आप लोगों को, अगर सॉल्यूशन समझ ना आए तो मुझसे तुरंत पूछिए।
क्या हुआ? 8 है। सर तुम पेपर पे लिखती हो, कॉपी में नहीं है यहाँ अरे पर? वो मेरी कॉपी खत्म हो गई, मैं वो फेयर कॉपी में लिखूंगी, मतलब इसमें नोट्स बनाती हूँ। सर 8 आएगा। हाँ 8 होगा, x टू 8। कह रहे हैं कि कितनी वैल्यू ऐड करें R1 में, ये तुम्हारा R1 यहाँ है भाई साहब, कह रहे हैं इसमें कितना ऐड कर दे। मैंने कितना मान लिया, x ओम हमने ऐड किया, वही x पूछ रहा है तुमसे, ठीक है, कि जब हम R1 प्लस x अपॉन R2 करें तो हमें क्या मिल जाए भाई, 50/50 दैट इज 1। एक लाइन का आंसर है, तो यहाँ से सी ऑप्शन देखिए कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, मान लिया मैंने कि मैंने x ओम रेजिस्टेंस ऐड किया, जिससे कि जो नया बैलेंस कंडीशन है वो क्या है, मिड पॉइंट है। कहाँ ये जॉकी कहाँ चला गया, मिड पॉइंट पर, और टोटल लेंथ कितनी थी 100 सेंटीमीटर, तो मिड पॉइंट क्या होगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, R1 प्लस x अपॉन R2 इज इक्वल टू 50/50, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा ये, R1 प्लस x इज इक्वल टू R2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 8 ओम। यही इसका आंसर है, मतलब आपको 8 ओम रेजिस्टेंस ऐड करना है, तभी आपको ऐसा कंडीशन मिलेगा जब आपका जो बैलेंस कंडीशन है वो मिड पॉइंट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? जवाब नहीं दे रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, कह रहे हैं अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है तो कंडीशन कैसी आ गई, अब तो रट जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा, Ig इज इक्वल टू 0, इट मींस x अपॉन r इज इक्वल टू 60 अपॉन, अब रट जाओ इस बात को, है ना, एक लाइन में समझ में आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, then find the value of unknown resistance x, assume that resistance per unit length of the wire EP is 0.02 ohm per centimeter, also calculate total current supplied। क्या हमें एक चीज मुझे बताना, क्या हमें ये मजाकिया चीज नहीं लगती, इसकी जरूरत है हमें? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमें x अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 अपॉन 40, या फिर मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 3 ओम। क्या इसको करने के लिए इतना समय चाहिए? आंसर आ गया। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है उसके लिए रूल चाहिए, कहाँ, कैलकुलेट टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, ये हम जरूर सॉल्व करेंगे, है ना। ये तो x तो निकल गया, अब हमें I निकालना है, तो I निकालो। क्या, आराम से, जब हमें x निकालना था तब हमें इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब अब मुझे सॉल्व करना है, सुनना ध्यान से कैसे एक लाइन में हो जाएगा, देखना। अब तुम्हारा ये x निकल गया ना, अब नई सर्किट बनाए, करंट निकालना है सर, करंट के लिए सर्किट दोबारा बनेगी, ये हो गया तुम्हारा x, कितना है ये बताओ, 3 ओम, फिर यहाँ पर आगे क्या है 2 ओम, फिर यहाँ पर अब ये वायर की जगह मैं क्या लगाऊंगा, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, जितने लेंथ का भी आपको रेजिस्टेंस चाहिए उतनी लेंथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे स्मॉल r से, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, है ना। तो मुझे कितना लेंथ चाहिए था, मैंने बोला ये बैलेंस कंडीशन के लिए a और ये j, इसका मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, तभी ना मैं यहाँ ब्रांच बना पाऊंगा, और फिर मुझे इसका भी अलग से रेजिस्टेंस चाहिए JB का, तो AB का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RAB, माफ करना, RAJ will be equal to resistance per unit length into AJ, सही है, सही किया मैंने। फिर RJB, क्या RJB
will be equal to resistance unit length into J, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.02 into क्या कर देंगे बताओ 60। अच्छा याद रखना यहाँ पर सेंटीमीटर में है और कठिन कर दे इसको हम जानबूझकर मीटर में कर दें, ठीक। तो ये 0.6 मीटर हो जाए और आप 0.6 से जल्दीबाजी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर गलत आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर किस में दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल प्लेस पीछे चला जाएगा 0.2 हो गया और 6 into 0.2 करोगे तो 1.2। तो ये देखो बिना पेन चलाए आप सीधे आंसर निकालने का स्किल सीख जाओ। यहाँ से आ जाएगा 0.02 into 40, अगेन एक जीरो हटाएगा तो यहाँ से 0.2 4 2 से 8 ये आ गया 0.8 ओम। अब मैं क्या करूंगा पता है, देखो अब तो मैं प्यारी सी सर्किट बना के दिखाऊंगा। पहला क्या हो जाएगा 1.2 ओम, दूसरा क्या हो जाएगा 0.8। अब तुम्हें देखो कैसे करंट कैसे निकाला जाता है। टोटल करंट निकालना है ना, देखना एक लाइन में होगा, ये हो गया प्लस ये हो गया माइनस, क्या है ये 4 वोल्ट। यहां से करंट कितना निकला मैंने कहा I। अब जो I कंज्यूम हो रहा है इस पूरे सर्किट में कंज्यूम हो रहा है ना, तो मैं पहले इक्विवेलेंट कर लूं, कितना आसान है। एक ये सीरीज की ब्रांच और एक ये सीरीज की ब्रांच, दोनों पैरेलल में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड 3 + 2 5 और नीचे ये ऐड ये 2 और 5 और 2 क्या है पैरेलल में। तो इस पूरे का मैं ऐसे गोला बनाऊंगा और सीधे यहाँ तरीका लिखूंगा R total will be equal to क्या लिखूंगा, मैं उसको अपने दिमाग में ऑलरेडी 1/5 + 1/2 एलसीएम 10 आ गया, फिर ऊपर 5 और 2 आ गया, सब ऐड कर दिया 10/7 दिमाग में कर लिया, क्योंकि हम लोग अब बच्चे नहीं। क्या भाई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? अब आंसर बताओगे कि हमें करवाओगे, पैसा वसूल रहे हो? 2.8। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो मैं कर देता हूँ, तुम लोग के मासूम चेहरे देख के मुझे लगता है कि आप डर रहे हो। यहाँ से एक और सर्किट बनेगी और फिर यही आंसर आएगा जी हाँ आया, ठीक है। देखना अब एक सर्किट बनेगी जिसमें एक होगा आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस, एक होगा आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर एक बैटरी लगेगी जो कि 4 वोल्ट की होगी और यहाँ से करंट फ्लो करेगा I। अब इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/R total = 1/5 + 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ 7/10। तो R टोटल हो जाएगा 10/7, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, I = V/R total, ये हो जाएगा 4 और R टोटल कितना है 10/7, 7 ऊपर चला जाएगा है ना, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 14/5। अब इसको कर लेना सॉल्व, 2.8 एम्पियर आपका आंसर है। इसको मैं व्हाइट कलर से इसे मार्क कर देता हूँ क्योंकि इतने भीड़ में अकेला ये आंसर देखना चाहिए। ये इसका ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत? आसान है ना? अब तो व्हीट स्टोन में हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ अब मत करना गलती मेजरमेंट में। अब बचा पोटेंशियोमीटर, चलो शुरू करते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, क्यों हम पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं, जैसा कि सवाल में पूछ रहा था। तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकली क्या है, वोल्टमीटर के पास क्या है, एक फाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। आइडियली इट शुड बी इनफाइनाइट। जो हम अज्यूम करके उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम यही हर बार बोलते हैं कि भैया देखो जो हमारा वोल्टमीटर है वो जरा सा भी करंट कंज्यूम नहीं करता है, और करंट अगर कंज्यूम नहीं कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि उसके पास इतना बड़ा रेजिस्टेंस है कि करंट वहां पे कभी फ्लो ही नहीं करता। लेकिन ये प्रैक्टिकली कहना इम्पॉसिबल है, सिर्फ थ्योरेटिकली हम ये अज्यूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब देखा जाए तो हमारा जो वोल्टमीटर है उसके पास जो रेजिस्टेंस है उसकी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वैल्यू है, जिसका मतलब फाइनाइट वैल्यू होती है। अगर अदर वर्ड में बात करें कि ड्रॉ सर्टेन करंट फ्रॉम द सर्किट, इसका मतलब है कुछ ना कुछ करंट वो कंज्यूम करता है जिसको हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। To overcome this problem, a potentiometer is employed because
at the instant of measurement it draws no current from the circuit. इसी प्रॉब्लम का सलूशन साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढा, क्या किया कि एक पोटेंशियोमीटर बनाया जिसकी मदद से हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, इसका नोट पॉइंट पढ़ो। पोटेंशियोमीटर वायर मेड अप ऑफ एलॉयज ऑफ मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। ठीक है, ये क्या है, इस तरीके के वायर यूज करने से आपको ऐसा इतना हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है जिससे कि करंट ड्रॉ जीरो हो जाता है। ठीक है, एंड लास्ट में मटेरियल क्या है, यूरेका। स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ दीस एलॉयज आर हाई स्पेसिफिक। ये अच्छा मुझे याद करवाओ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था जिसको आप क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। कोई मुझे बताएगा ये होता क्या है, ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर या फिर मटेरियल। ये दोनों है तो एक ही चीज ना। क्या होता है सर, अगर मतलब लेंथ जिसकी मतलब निकाल रहे रेजिस्टेंस उसकी लेंथ 1 हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की 1 हो, तो वो जिस सही बताया। इसने ये बोला कि अगर आप किसी भी मटेरियल का 1 यूनिट लेंथ ले लें, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसके अंदर जो आपका अपोजिशन ऑफर्ड होगा टू द फ्लो ऑफ चार्ज उसी को कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या फिर सब्सटेंस। ठीक, और ये है एक्चुअल में आपका इस समय पर इस यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वही उसकी रेजिस्टिविटी भी कहलाता है। अगर हम देखें वापस से R इज इक्वल टू रो L अपॉन A है, अगर L और A 1 हो गए तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, ये रो के बराबर। इसका मतलब उस समय जो रेजिस्टेंस होगा वायर का वही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कहलाता है। ठीक, तो तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, इसको अच्छे से याद रखो। ठीक है, चलिए, ये तो रिवीजन था, क्विक रिवीजन था। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया कि हम क्यों यूज कर रहे हैं ऐसे एलॉयज, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है जिससे कि नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बहुत इनका कम होता है, मतलब अल्फा की वैल्यू भी बहुत कम होती है। जिसने अल्फा बोल दिया है उसके लिए RT इज इक्वल टू क्या होता है, R0 1 प्लस अल्फा इनटू डेल टी। अगर अल्फा की वैल्यू बहुत नीचे होगी, क्या सिखाया था, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को अगर हम कभी भी किसी बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। इसका मतलब है ये वाला फ्रैक्शन जितना कम होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब चेंज बहुत कम आएगा। क्लोज टू वो R0 के होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ 1 प्लस 0.1 करें तो क्या बन जाएगा, 1.01। अच्छा, 1.01 का अगर R0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू के आसपास ही रहेगा कि बढ़ जाएगा, आसपास रहेगा ना। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस वायर का बढ़ेगा नहीं, बहुत कम चेंज दिखाएगा। वही कह रहे हैं, दिस रिजल्ट इन इनवेरिएबिलिटी ऑफ वर्ड्स बड़े देखने डरावने, मतलब वही जो हम बता रहे हैं, मतलब इनवेरिएबिलिटी मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ओवर अ लार्ज पीरियड कह रहे हैं, इसीलिए लार्ज पीरियड और टाइम के लिए या फिर अलग अलग टेम्परेचर में भी पोटेंशियोमीटर की रीडिंग एक्यूरेट होती है। अब यहां पर प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट क्या होती है। ठीक है, तो प्राइमरी सर्किट कंटेन सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज। प्राइमरी सर्किट में एक आपका सोर्स लगा होता है, यानी कि एक बैटरी लगी हुई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, और ये कांस्टेंट रहता है। रियोस्टेट और रेजिस्टेंस बॉक्स भी उसके साथ अटैच होता है पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए। ठीक है, फिर इसका क्या सेकेंडरी सर्किट है, यहाँ पर बैटरी होती है और गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर से हम क्या अचीव करते हैं, बैलेंस कंडीशन को अचीव करते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर बाकी कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट्स बनाओ फटाफट, पॉइंटर्स के फॉर्म में दिया है मैंने, जल्दी जल्दी नोट करो। चलिए नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये क्या, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कह रहे हैं, पिछली बार क्या सीखा था हम लोग ने, ये जो वायर है मैंने अभी आपको बताया ना, ये वायर होता है आपका जिसपे आपका क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, जो कि आगे पीछे जा रहा है, जिससे गैल्वेनोमीटर में क्या कर रहे हैं हम लोग, बैलेंस कंडीशन को अचीव कर रहे हैं या फिर डिफ्लेक्शन को हम नोट डाउन कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, तो इसका रेजिस्टेंस होगा वायर का, होगा ना। ठीक,
अच्छा मुझे ये बता, हमने एक नया टर्म यहाँ पर डिफाइन किया पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब ये बोला कि जो ये वायर है, इस पूरे वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल उसको डिवाइड कर दे किससे, उसकी लेंथ से, तो क्या बन जाएगा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। या फिर हम ये कह सकते हैं हम कितनी भी लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर इज यस। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या बनाए थे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को मल्टीप्लाई करो तो जितनी लेंथ का आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो उसी तरीके से एक फॉर्मूला बना लिया कि जितने भी लेंथ ऑफ वायर के अक्रॉस आप पोटेंशियल चेक करना चाहते हो उसकी वैल्यू आप पोटेंशियल ग्रेडियंट से निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट में सिर्फ उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आसान है ना, समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, तो यहां पर नेक्स्ट क्या है, देखिए रेट ऑफ ग्रोथ और फॉल of potential per unit length of potentiometer wire is equal to potential gradient। वही बात हो गई, जो चेंज आ रहा है उसको आसानी से हम लेंथ के रिस्पेक्ट में चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर r की स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 0, तो r1 क्या हो जाएगा 0 और b क्या हो जाएगा e के बराबर। ये क्या हो गया है ना, ये समझ नहीं आया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो पूरा क्या हो जाए 0। नहीं समझ में आ रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस को देखो ना, अगर यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, अगर ये करंट यहाँ से I निकल रहा है, सुनना ध्यान से, तो पूरा सर्किट में ये लूप कंप्लीट करके वापस भी करंट कितना आएगा I आएगा ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा I इंटू स्मॉल r, और यहाँ पर अगर ये कैपिटल R है तो I इंटू कैपिटल R1 होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब कंडीशन क्या कह रही है, अगर R1 क्या हो गया तेरा 0, ठीक, और स्मॉल r भी क्या हो गया 0, तो क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आंसर इज नो। रेजिस्टेंस ही नहीं है तो करंट कहां से आपका, वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो इसका मतलब है इसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल है, येलो कलर की वजह से यहाँ देखिए इस पूरे वायर के अंदर जो पोटेंशियल होगा, ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल हैं, तो क्या AB के अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल होगा या नहीं होगा। पैरेलल ब्रांचेस में हमेशा पोटेंशियल सेम होता है। क्लियर है, चल तो कंडीशन समझ गए अपन। आगे क्या कह रहे हैं, यही होता है आपका आइडियल केस। ठीक, देखिए अब अगर इसकी वैल्यू निकाले तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू पहले क्या थी भाई v अपॉन l, अब क्या हो जाएगी e अपॉन, कोई दिक्कत, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर हो जाएगा आपका E अपॉन L के बराबर। मतलब ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस AB इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। ठीक, और L क्या है, लेंथ टोटल। इसका यूनिट और डायमेंशन निकाल लोगे वोल्ट पर मीटर, और ये क्या है भाई, वोल्ट का डायमेंशन क्या होता है, देखो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा बच्ची जो है बहुत टैलेंटेड है और ये सब जो है भूल जाती है। ये बहुत 10th क्लास का फॉर्मूला है W अपॉन Q, और W का होता है m/2 और Q का होता है AT, और यहाँ से अब ये AT ऊपर आएगा, बन जाएगा mL2 T-3 ये हो गया आपका वोल्ट का। अब इसको भी डिवाइड करते हैं किससे, मीटर से, तो क्या बन जाएगा, एक L कट जाएगा, नया डायमेंशन क्या आ जाएगा mL/T-3A-1। थोड़ी कलम चलाइए, जुबान कम चलाइए, देखिए आंसर आपका सही आएगा। ये भी अलग टैलेंट है ना। क्या होता है, बोलने में जल्दीबाजी में हम लोग जो है ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन जब पेन चलती है तो ऑप्शन ही नहीं है, ध्यान नहीं देंगे तो लिख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमेशा एक्यूरेसी बढ़ जाती है जब आप लिख के करते हो। ठीक है, चलो ये मैंने आपको वापस से सिखा दिया। आगे बढ़े, 5:30 बजे आपको छोड़ेंगे आज हम। ठीक है, मेरी क्लास 10 मिनट उस टाइम पे लेट हुई थी, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा अभी हम आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट करें, चलिए नेक्स्ट देखिए, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं।
पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है आपका x। अगेन अगर VAB की वैल्यू देखा जाए, आंख बंद करके आप बोल सकते हो सर AB के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमेशा कम होगा E से। क्यों? इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो हम ले ही नहीं सकते, है ना, हमेशा होगा। तो मतलब जो सप्लाई वोल्टेज होगा, मतलब लोड, ये लोड हो गया है ना, तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा कम होता है आपके सप्लाई पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। तो हम नींद में भी बोल सकते हैं कि VAB की वैल्यू हमेशा कम होगी। और R1 को भी हम जीरो नहीं मान सकते क्योंकि रियोस्टेट लगाया क्यों था फिर अगर वो जीरो होना था तो, है ना। तो इसका मतलब है कि देखा जाए रियोस्टेट और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर दोनों सीरीज में होंगे ही हमेशा, तो यहाँ पर R plus R1 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल, पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी डिफाइंड एज VAB अपॉन L। क्या हो जाएगा? VAB अपॉन L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ वायर AB। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, तो VAB इज इक्वल टू व्हाट? I इंटू RP, और RP क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हैं, आप खूब अच्छे समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखिए भाई साहब, देखिए आप ही बताएंगे आंसर, मैं कुछ नहीं बताने वाला। यहाँ पर ये पूरा जो वायर AB है, अगर मैं चाहूं तो इसको एक रेजिस्टेंस के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कर सकता हूं कि नहीं? और अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो अगर ये लूप बनेगा तो करंट देखो ना, ये करंट, ये जो रेजिस्टेंस है जो कि इसको मैं RAB का नाम देने वाला हूं, और फिर ये R1 और ये स्मॉल r, क्या तीनों सीरीज में दिख रहे हैं आपको कि नहीं दिख रहे हैं? Yes. दिख रहे हैं। करंट यहां से निकलता है, ठीक है, ये बैलेंस कंडीशन है, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये जीरो अगर शो करने लगे, अगर आपका गैल्वेमीटर शो कर रहा है 0 एम्पियर, इट मींस कि इस पूरे ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो मतलब ये है और नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो करंट आएगा वो पूरा करंट यहां से चला जाएगा, तो वो कंज्यूम होगा कि नहीं RAB के क्रॉस। तो ओम्स लॉ पढ़ाइए, तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है? V इज इक्वल टू I इंटू, तो हम VAB निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर गैल्वेनोमीटर 0 एम्पियर का डिफ्लेक्शन शो करता है तभी। ये कब कह रहे हैं? जब आपका गैल्वेनोमीटर क्या है? 0 एम्पियर के डिफ्लेक्शन पर है। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत डिटेलिंग कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट है ये सब। चलो, तो ये समझ में आ गया। तो आगे देखिए, अगर रो मान लिया हमने रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, यहां पर रो इसको मान लिया है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? IRP अपॉन L। ये क्या है? VAB है, ठीक। तो इसको रो क्या हो जाएगा? RP अपॉन L, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। टोटल रेजिस्टेंस क्या माना हमने? RP। करंट इन प्राइमरी सर्किट विल बी इक्वल टू I इज इक्वल टू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R1 प्लस स्मॉल r प्लस। क्या समझ में ये बात नहीं है? अभी यही समझा के पीछे आ रहे हैं। सर्किट में ये तीनों क्या है? सीरीज में है। सीरीज में तीनों ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमें ये वोल्टेज, ये क्या है? पूरा, ये पूरा रिप्रेजेंट करता है किसको? करंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट को। RP इंटू I कर देंगे तो क्या बन जाएगा? VAB। VAB अपॉन L क्या होता है? X। क्या समझ में आ रहा है? Yes. नहीं आ रहा है तो पेन चलाओ, नहीं आ रहा है तो पेन चलाओ, फिर उसका समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें सब आता है। ऑनलाइन आप लोग बच्चों बताइए, सोनाली आपको समझ में आ रहा है? चैट में जाके रिप्लाई करो, अनायता रिप्लाई करिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो पूछ लीजिए। बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं क्योंकि पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी एक सेशन आपका सिर्फ एप्लीकेशन और पोटेंशियोमीटर पे रखेंगे, पूरा सेशन आपका डेडिकेट करेंगे सिर्फ एप्लीकेशन को डिस्कस करने के लिए। आज सिर्फ आपको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाएंगे और छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाएं। इसको नोट कर लीजिएगा बाद में, अभी समझ लीजिए, पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं। अगर क्रॉस सेक्शनल रेडियस इज यूनिफॉर्म तो x क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रहेगा। कह रहे हैं कि अगर वायर की जो थिकनेस है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, तो x की वैल्यू भी हर जगह सेम रहेगी। बिकॉज थिकनेस चेंज होती है तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप भी चेंज
होगा तो पोटेंशियल यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इसीलिए V अपॉन L अगर यूनिफॉर्म रखना है तो ये वायर यूनिफॉर्म होना चाहिए। इफ I कांस्टेंट देन X किस पर निर्भर करेगा भाई? क्या कह रहे हैं? अगर करंट कांस्टेंट है तो उसके रेडियस के स्क्वायर पर इनवर्सली डिपेंड करेगा। गलत है? सही। नहीं पच रहा है? सही। R होता है रो L अपॉन A। ठीक है, देखो हम देख लिए, चेहरा देख के समझ में आता नहीं आता तो R अपॉन RP अपॉन L था ना, देखते जाना ध्यान से। L क्या है? लेंथ ऑफ AB। R की जगह रो L अपॉन A into L। रो इज ऑलवेज कांस्टेंट, रेसिस्टिविटी नेवर चेंजेस। तो इसका मतलब है X इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया में भी अंदर जाएंगे तो मिल जाएगा आपको 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर, और पाई तो कांस्टेंट है तो क्या बचा? प्रूफ हो गया। यस। टेक X डिपेंड ऑन रो R एंड सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? कंडक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाओ फटाफट। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट यहां पर अगर x की बात करें, अगर VAB की बात कर रहे हैं, अगर वो कांस्टेंट है, L कांस्टेंट, देन फॉर एनी चेंज इन x रिमेन्स अनचेंज्ड। चेंज नहीं होगा ना, कांस्टेंट कर दिया ना हर चीज। ठीक। नेक्स्ट, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट VAB, then always take VAB as constant, then x will be inversely proportional to the length only। तब आप क्या कहेंगे भाई? लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इफ VAB एंड L आर कांस्टेंट, ये सब कंक्लूजन है पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर। जब न्यूमेरिकल होगा ना उसमें यही चीज कहते हैं, कोई चीज कहेंगे L चेंज कर रहे हैं, अब बुद्धि जिसके पास होगी, ये पढ़ा होगा, वो समझ जाएगा कि अब x किस पे डिपेंड कर रहा है। तो वो L आपको क्यों बता रहे हैं क्वेश्चन में? ताकि आप ये समझ जाएं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये सारे पॉइंट न्यूमेरिकल के लिए ही पढ़ाए जाते हैं। आगे, if VAB and L are constant for any change like radius of wire, substance of wire, sigma, there is no change in x। मतलब आपको बता रहे हैं कि चाहे रेडियस बदल दो, चाहे सबस्टेंस बदल दो, चाहे सिग्मा बदल दो, x की वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, any change in secondary circuit result in no change in x because x is an element of primary circuit। जब वो प्राइमरी सर्किट का पार्ट है तो सेकेंडरी सर्किट में कुछ चेंज करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सारा कंक्लूजन है। ठीक। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग x एक्सपेरिमेंटली। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट से कैसे निकालेंगे? अगर बैलेंस लेंथ है फॉर ए स्टैंडर्ड सेल, हमने कोई सेल ले लिया, स्टैंडर्ड सेल ले लिया, और हमने क्या बोल दिया भाई? बैलेंस्ड है वो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ठीक, देखते जाओ। मुझे एक चीज और लिखवानी है आपको, वो कहाँ है? रुक जाओ एक मिनट, पीछे का एक टॉपिक है। चलो एक चीज मैं आपको अगली क्लास में लिखवाऊंगा। ठीक है, वो आई थिंक मिस हो गया है इसमें। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हम एक चीज आपको नोट करवाएंगे, ये इसके बाद था, आई थिंक पीपीटी में गलती से मिस हो गया है। ठीक है, वो मैं लिखवाऊंगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं बैलेंस लेंथ है और वहां पर जो आपने सेल यूज किया उसका पोटेंशियल कितना E, और जो लेंथ है वो कितनी है? L नॉट ना, A की तरफ से देखेंगे, L नॉट पे जॉकी गया तो फिर आपकी कंडीशन क्या हो गई? बैलेंस। बैलेंस कंडीशन मतलब गैल्वेनोमीटर में कितना आ रहा है करंट? 0। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? E अपॉन L नॉट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल तो आपको इससे भी मिल जाएगा ना? नहीं आया। आप देखो खेल हो गया तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हें सेकेंडरी सर्किट से पोटेंशियल लेना था। किससे लेना था? अब देखो जब हम बैलेंस कंडीशन पहुंच गए तो करंट क्या हो रहा है? 0। तो ये जो बैटरी का ईएमएफ है वही ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पैरेलल ब्रांचेस हैं
करंट जीरो है, ओपन सर्किट में वोल्टेज होता है लेकिन करंट नहीं होता है, तो यहाँ से पोटेंशियल ट्रांसफर होगा, पोटेंशियल अपॉन जो लेंथ है वो कितनी है n नॉट, तो भी तो x मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए सेकेंडरी सर्किट होती भी है, ठीक। बैलेंस सेल की बात करें, सेंसिटिविटी की बात करें, x इज आल्सो मेजर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। x डिक्रीज करेगा तो सेंसिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। समझ में आ रहा है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे टू इंक्रीज सेंसिटिविटी RH मतलब रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है करंट इन प्राइमरी सर्किट शुड बी रिड्यूस्ड, और L की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर सेंसिटिविटी हमें क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। Any change in secondary circuit has no effect on sensitivity. Ballast length for unknown potential difference increases, sensitivity decreases. ठीक है, समझ में आ रहा है, ये है आपकी सेंसिटिविटी की कंडीशंस। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंटल डेटा या फिर कह सकते हो न्यूमेरिकल से इंस्पायर्ड या फिर कह सकते हो केस स्टडी वाला एक डेटा है, वो मैं आपको इस टॉपिक के बाद लिखवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपको मैं वो लिखवाऊंगा, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा छोड़ देना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अभी समझ में आया जो पढ़ाया? पोटेंशियोमीटर रिवाइज करके आना, 2 बार पढ़ लेना, डाउट फिर से पूछ लेना, एक सेशन अभी और करेंगे और उसमें पोटेंशियोमीटर को हम लोग कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नोट करना है तो बताओ, नोट कर लो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।